चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। तो आपको मैं पिछले दिन जो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन बताया था उसमें मैं क्या बताया था कि अगर अगर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए कि कोई सा मीडियम भरा हुआ है, पानी भरी हुई है थोड़ी देर के लिए, और अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, तो इसमें इस सरफेस से d डिस्टेंस पर रखे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर d डैश पर बनता था तो हम लोग d को रियल डेप्थ बोलते थे, तो d डैश को क्या बोलते थे? अपेरेंट डेप्थ बोलते थे। जिस मीडियम से लाइट रे निकलती थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लेते थे और जिसमें जाती थी उसका क्या लेते थे? N1। और तब जो हम लोग d और d डैश में रिलेशन रखते थे वो क्या रखते थे? N2 अपॉन N1 इक्वल टू d बाई कितना? d डैश। इसमें ध्यान देने वाली बात थी ये कि जो आपकी N2 थी, ये N2 थी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम which light ray comes, कि जहां से लाइट रे आती थी। N1 जो थी वो थी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन which light rays goes, और आपको जो सबसे लास्ट पॉइंट बताया था वो क्या बताया था? d and d dash measured from the contact surface, of medium, कि जो मीडियम का कॉन्टैक्ट सरफेस है उस कॉन्टैक्ट सरफेस से आपको d1 और d2 का मेजरमेंट करना था। कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ मीडियम। अब देखिए कि इसी कॉन्सेप्ट का आज हम लोग यूज करेंगे। आपको ध्यान में रखना है बस ये कि N2 जिस मीडियम से लाइट रे निकलेगी, N1 जिस मीडियम में लाइट रे जाएगी, d1 और d2 को मेजर करना है कहां से? सरफेस से। बात समझ में आ रही है? अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट और अच्छा सा कॉन्सेप्ट। आपको मैं कभी बताया था लेटरल शिफ्ट, क्या? लेटरल शिफ्ट के बारे में। अब देखिए कि यहां हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? लेटरल शिफ्ट बाय प्लेन ग्लास स्लैब, कि किसी भी ग्लास स्लैब से होकर के लेटरल शिफ्ट कितना होगा। आपको अगर याद हो तो जब हम लोग रिफ्रैक्शन का पहला क्लास लिए थे तो रिफ्रैक्शन के पहले क्लास में हम लोग देखे थे क्या कि अगर ये एक ग्लास का स्लैब है तो इस ग्लास के स्लैब पर अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल डालते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए ये है एयर और ये है क्या? ग्लास, तो आपको पता होगा कि एयर में लाइट की स्पीड अधिक है और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है? कम। इसका मतलब जो आपका एयर है वो कैसा मीडियम है? रेडर मीडियम है। और जो ग्लास है वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और आपको मैंने बताया है क्या कि लाइट रेज जब कभी भी रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है? बेंट हो जाती है। आप जरा सा ध्यान देंगे यहां कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे चाह रही थी कि अपना पाथ सीधा रखने, है ना? लेकिन ये क्या हुआ? मीडियम चेंज होने के कारण ये अपना डायरेक्शन क्या किया? चेंज कर लिया। अब देखो कि उधर एयर है तो फिर से इधर क्या होगा? एयर ही होगा। अब डेंसर से अगर रेयर में आएगी लाइट रे, तो अगर यहां पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये लाइट रे अब की बार डेंसर से रेडर मीडियम में आ रही है, और डेंसर से रेडर मीडियम में जब लाइट रेज आती है तो ये क्या होती है? नॉर्मल से दूर भाग जाती है। इसे हम लोग बोले थे क्या? इंसिडेंट रे। इसे हम लोग क्या बोले थे? रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम लोग क्या बोले थे? रिफ्रैक्टेड रे। और इसे हम लोग क्या बोले थे? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। आपको मैं कभी बताया था कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का
जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोगों को यही लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि आखिर कितने का शिफ्ट होगा, मीडियम कैसा रहेगा, इसके बारे में। हम इस पूरी कहानी को 190 डिग्री से रोटेट करके देखते हैं। ठीक है, इस पूरी कहानी को हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करके देखते हैं और बॉडी रखेंगे इस बार पॉइंट साइज का बॉडी। मान लिया जाए कि ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का आपको जो थिकनेस गिवन है, ये ग्लास स्लैब के बारे में ये कह रहा है कि इसकी जो मोटाई है इस ग्लास स्लैब की, ये थिकनेस कितनी है, टी। और इस ग्लास स्लैब के बारे में आपको ये भी दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, म्यू। बात समझ में आ रहा है। इस तरफ जो है तो एयर है, ये आपका ग्लास है, और इधर भी कौन सा मीडियम है, इधर भी एयर है। आपको पता हो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर में, और इधर भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर में, इधर भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर में, 1 के बराबर में। अब देखिए कि हमारे पास दिया हुआ क्या है कि एक ग्लास स्लैब है, जिस ग्लास स्लैब की कुछ हमको थिकनेस दे दी गई है, इसका थिकनेस टी है, अलग अलग मोटाई का होगा। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे दिया है और कहा कि इसे हम लोग एयर में रख दिए हैं। अब जरा सा देखिए कि अगर हम यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर हम यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेगी। मान लो कि एक लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरीके से निकली और यहां पर जो है सो इस ग्लास पर जाकर के पड़ती है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पे जो हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नॉर्मल। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब देखिए कि यहां से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब एयर जो हो जाएगा यहां पर, एयर जो हो जाएगा यहां पर, ये कैसा मीडियम हो जाएगा, रेडर मीडियम। और ग्लास जो हो जाएगा ये कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब रेयर से डेंसर में लाइट रे जाएगा तो क्या होगा भाई, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, टुवार्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। अब जरा सा थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि अगर कोई आदमी इस पूरी कहानी को यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर पूरी कहानी को ये लाइट रे क्या हुई है, यहां से निकली है, यहां से दूसरे मीडियम में गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। अब कोई आदमी ग्लास के अंदर इसको बैठ के देख रहा है तो ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली जो लाइट रे है, इस आदमी को लगेगा क्या कि ये वाली लाइट रे कुछ ऐसे सीधे आ रही है, और जिस पॉइंट पे ये लाइट रे मिल रही है उस पॉइंट पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देखिए हमारे पास ग्लास स्लैब में दो सरफेस है, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड सरफेस। हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए देखें कि इमेज यहां पर बना, और मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या कि जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करें, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे सरफेस हो, तो कॉम्बिनेशन में पहले सरफेस के लिए जो इमेज होगा दूसरे सरफेस के लिए वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो ये आई जो है, ये आई जो है, ये है क्या, इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस। ये पहले सरफेस के लिए क्या है, इमेज है। और ये जो है तो यही क्या है, जो है सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां से प्लेस्ड है, यहां से x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ a रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ b रख लेते हैं। तो सरफेस a से जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। और x डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इसका वर्चुअल इमेज यहां पर बना। मतलब हम रियल डेप्थ वाली कहानी अगर यहां पर लगाएंगे तब हमको I से A तक का डिस्टेंस मिल सकता है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने एज्यूम क्या किया है, हम लोग एज्यूम किया है क्या कि लेट अ ग्लास स्लैब, लेट अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T and having refractive index mu,
हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू प्लेस्ड इन एयर, प्लेस्ड इन एयर, कि एयर में रखा हुआ एक ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। कह रहे क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस, फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस, कि किसी एक सरफेस से जो है सो एक्स डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है भाई, एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। हमारे पास एयर है, एयर में एक ग्लास रखा गया, ग्लास का थिकनेस कितना है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। अब देखिए कि यहां से जब हम लोग यहां पर जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमको यहां दिख रहा है, मतलब अगर हम ए से आई तक का बात करें तो डी डैश होगा, ये रियल डेप्थ, और ये वाली क्या हो जाएगी, वर्चुअल डेप्थ। तो अगर हम पहले सरफेस के लिए बात करें, तो आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर फर्स्ट सरफेस अगर बात किया जाए, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले वाले सरफेस के लिए लिखेंगे क्या, N2 बाई N1 इक्वल टू डी बाई डी डैश। ये सही है रिलेशन, कल हम लोग पढ़े थे। अब देखिए कि ध्यान देने वाली बात यह है कि N2 जो आपको बोला गया है, कह रहा है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट रे निकली है। तो लाइट रे निकली है कहां से भाई, एयर से, और गई है कहां, ग्लास में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा। तो N2 का वैल्यू 1 और N1 का वैल्यू कितना, म्यू, यानी कि लिखेंगे कितना 1 अपॉन म्यू इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है सरफेस से, x डिस्टेंस पे, तो ये हो गया x, और इमेज कहां बना, मान लेते हैं डी डैश। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको जो डी डैश मिलेगा वो कितना मिलेगा, म्यू एक्स के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज से लेकर के और यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, सरफेस तक का डिस्टेंस, ये कितना है, म्यू एक्स का डिस्टेंस। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए होगा क्या, अब ये लाइट रे फिर से क्या हुआ भाई, तो अब डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में ये लाइट रे जाएगा, और जब डेंसर से रेडर में ये लाइट रे जाएगा तो यहां पर अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए नॉर्मल प्लॉट करते हैं, तो ये लाइट रे अब क्या होगी कि ये लाइट रे जब डेंसर से रेडर मीडियम में जाएगा तो ये जाएगा कहां, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जाएगा कहां, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये लाइट रे जाएगा तो अगर कोई आदमी मान लो थोड़ा देर के लिए कि यहां से अगर देख रहा है, तो इस आदमी को लगेगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये कहीं पर इधर बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये कहीं पर बन रहा है, और यही हो जाएगा क्या, फाइनल इमेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस तरफ से देखने पर ऑब्जेक्ट था यहां और इमेज बना यहां, मतलब शिफ्ट का अगर हम लोग वैल्यू करें तो यही वैल्यू शिफ्ट एस हमको निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यही वैल्यू शिफ्ट एस हमको निकालना है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा भाई कि अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। तो अगर सेकंड सरफेस के लिए आप बात करेंगे तो देखिए क्या होगी बातें, हम लोग अब बात करने वाले हैं किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। तो अगर आप बात करिएगा किसके लिए, फॉर सेकंड सरफेस, अगर सेकंड सरफेस के लिए बात कीजिएगा तो फिर सेकंड सरफेस के लिए वही बात की, N2 बाई N1 इक्वल टू डी बाई कितना, डी डैश। N2 मैंने आपको क्या बोला है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट निकली है, और N1 क्या होगा, जिसमें लाइट गई है, यानी कि N2 यहां पर ग्लास है म्यू, और N1 यहां पर एयर है कितना, 1। मैंने बोला है कि अब जो आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए, दूसरे सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, और सरफेस आपका क्या है, ये है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस आई से लेकर के और यहां तक का जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये कितना है, देखो यहां से यहां तक म्यू एक्स और यहां से यहां तक टी, मतलब आई से लेकर के जो यहां इस सरफेस तक का डिस्टेंस होगा, क्यों,
कि सारा डिस्टेंस मैंने आपको क्या बोला है कि सरफेस से मेजर करना है। तो जब इस सरफेस को कंसीडर कर रहे थे तो सारा डिस्टेंस यहां से मेजर किए। अब दूसरा सरफेस हम लोग कंसीडर करें तो अब डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, यहां से। तो यहां से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये आई से लेकर के बी तक का जो आपका डिस्टेंस होगा, जो आई से लेकर के जो बी तक का डिस्टेंस होगा, ये कितना हो जाएगा म्यू एक्स प्लस टी। यहां से यहां तक म्यू एक्स और यहां से यहां तक कितना टी। तो अब ऑब्जेक्ट यहां पर है कितने डिस्टेंस पे, म्यू एक्स प्लस टी डिस्टेंस पे। तो आप देखिएगा कि यहां पर जो हम लोग लिखेंगे N2 के जगह पर है ग्लास म्यू, N1 के जगह पर है एयर 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितने जगह पर, म्यू एक्स प्लस टी पे। और डी डैश, डी डैश कहां पे है, तो डी डैश तो ये वाली जगह है ना, यहां से लेकर के जो ये डिस्टेंस निकली है फाइनल इमेज की इस सरफेस से, यही क्या है, डी डैश है। और आप यहां से देखेंगे ध्यान से कि अगर हम लोग देखें तो म्यू टाइम्स डी डैश इक्वल टू निकल के आएगा कितना, म्यू एक्स प्लस टी। और यहां से अगर डी डैश का वैल्यू देखेंगे तो निकल के आएगा कितना, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन कितना, म्यू। बात समझ में आ रही है? ये आई किसकी वैल्यू, डी डैश की वैल्यू। अब जरा सा ध्यान देना कि अब अगर हमको लिखना है ये शिफ्ट, तो इस शिफ्ट को निकालने के लिए हम क्या करें, ओबी में से अगर आई एफ बी को माइनस कर दें तो ये शिफ्ट निकल जाएगा। यानी कि अगर ओ आई एफ लिखना है, यानी कि अगर हमको अगर हमको ओ आई एफ लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ बी माइनस आई एफ बी करना पड़ेगा। कि ओबी डिस्टेंस कहां से, यहां से लेकर के यहां तक, और इस डिस्टेंस में से अगर हम आई एफ बी को माइनस कर लेंगे तो ये वाला शिफ्ट मिल जाएगा। तो ये शिफ्ट निकालने के लिए, ओ आई एफ निकालने के लिए पूरा ओबी में से क्या किए, आई एफ बी निकाल ली। अब देखिए ये ओबी कितने का है, तो ओबी है यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक t। तो जो ओबी का वैल्यू है, वो है कितना, x प्लस टी। आप ध्यान से देखिएगा कि ओ आई एफ जो है यही क्या है आपका शिफ्ट s, और माइनस आई एफ बी। तो आई एफ बी के जगह पर देखिए कि आई एफ से लेकर के बी तक ये वाला डी डैश है, और ये डी डैश का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू। इसका वैल्यू जब डालेंगे म्यू एक्स प्लस टी अपॉन कितना, म्यू। तो आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम मिल जाएगा आपको कितना, म्यू से मल्टीप्लाई करिएगा म्यू इंटू एक्स प्लस टी और माइनस म्यू एक्स और प्लस कितना टी मिल जाएगा कि नहीं। ध्यान से ब्रैकेट खोलिए, म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस म्यू एक्स माइनस टी अपॉन कितना, म्यू माइनस म्यू एक्स प्लस म्यू एक्स गया, म्यू टी माइनस टी, दोनों में से टी कॉमन कर लीजिए, म्यू माइनस वन अपॉन कितना, अलग अलग कर दीजिए। तो टी इंटू म्यू बाई म्यू और माइनस वन बाई कितना, म्यू बाई म्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी कि आपका जो शिफ्ट निकल के आ गया वो आ गया टी इंटू 1 माइनस 1 बाई किसके बराबर में, म्यू के बराबर में। अब जरा सा आप ध्यान से देखिए कि एयर और ग्लास का बात हम लोगों ने किया है। तो एयर और ग्लास का बात किया है तो एस इक्वल टू जो लिखे हैं टी इंटू 1 माइनस 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का, और नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। तो अगर जरा सा सोचिए कि अगर सराउंडिंग का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दूसरा गिवन रहे, 1 नहीं रहे, एयर नहीं रहे, कोई दूसरा रहे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बीच वाला कर देंगे तो काम हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी गिवन मीडियम के लिए, फॉर अनदर सराउंडिंग, किसी दूसरे सराउंडिंग के लिए अगर बात करेंगे, अनदर सराउंडिंग हैविंग आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू एस बोलते हैं। कि अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहे, एयर नहीं रहे, कोई दूसरा मीडियम भी तो हो सकता है, तो दूसरा मीडियम हो सकता है, तो शिफ्ट जो हम लोग लिखेंगे टी थिकनेस इंटू 1 माइनस, एयर सराउंडिंग है तो एयर, और सराउंडिंग रहेगा तो एस बाय म्यू किसका, ग्लास का, और यही जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा थिकनेस का। इस फॉर्मूला में आप देखिए कि ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा हुआ है, एक्स, उससे शिफ्ट को कोई मतलब नहीं है।
दूसरी बात इसमें ये देखिए कि नेगेटिव वाला टर्म है, कभी हो सकता है कि म्यू एस बाई म्यू जी 1 से ज्यादा आए, कभी ये भी हो सकता है कि कम आए। तो कम आएगा तो ये टर्म पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ चीजों को ध्यान में ये रखना है। तो पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो सराउंडिंग में दोनों तरफ आइडेंटिकल मीडियम होना चाहिए। इधर एयर तो इधर भी क्या, इधर वाटर तो इधर भी क्या, वाटर। तो पहला ध्यान रखने वाला जो बात है, वो पहला ध्यान रखने वाला बात क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो पहला आपको ध्यान रखने वाला बात है, पहला जो बात है वो क्या है, द मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ ग्लास, ऑन बोथ द साइड ऑफ ग्लास शुड बी सेम, शुड बी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट कि ग्लास के दोनों तरफ का मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम। जो दूसरा पॉइंट है, शिफ्ट इक्वल टू पॉजिटिव आए, बात समझ में आ रहा है, शिफ्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेते थे। तो शिफ्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि शिफ्ट टेक्स प्लेस in the direction of इंसिडेंट रे। पॉजिटिव शिफ्ट आया, इसका मतलब जो शिफ्ट हुआ है वो किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट, एस इक्वल टू नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि शिफ्ट टेक्स प्लेस in the opposite direction of किसके, इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे के। अगर शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव आए तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या, शिफ्ट पॉजिटिव आए तो इंसिडेंट रे इधर गई है तो इसके डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगी, जो कि हुई है अभी। अगर शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव आई थी तो इंसिडेंट रे इधर, तो शिफ्ट किधर, फाइनल इमेज इस साइड में बंद। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक आध एग्जांपल से देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या याद रखना है कि शिफ्ट एस है, टी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है, 1 ही है, म्यू एस क्या है, सराउंडिंग का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू जी क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन देखिए जरा, कि पहला क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्या कि मान लीजिए कि एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है और इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो मान लीजिए कितने का, मान लीजिए कितने का, 30 सेंटीमीटर का, कुछ भी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर का। और इस 30 सेंटीमीटर थिकनेस के सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर पर, कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। कह रहा है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, यह है कितने का, 1.5। और ये जिस मीडियम में रखा हुआ है वो है दोनों तरफ क्या, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू कितना, 1, इधर भी म्यू इक्वल टू कितना, 1। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द शिफ्ट, कि शिफ्ट क्या होगा ये बताइए, फाइंड द शिफ्ट क्या होगा ये बताइए। लगाइए शिफ्ट का फॉर्मूला। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या कहता है भाई कि S इक्वल टू लिखेंगे T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ग्लास। अब देखो थिकनेस कितने का है, थिकनेस है 30 का, इंटू 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एलसीएम लोगे 30 इंटू 1.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, यानी कि जो शिफ्ट आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 30 इंटू 0.5 बाई कितना, 1.5। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 10 बार में, यानी कि शिफ्ट का वैल्यू कितना आ गया, +10 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव शिफ्ट आया है। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब क्या कि जो इमेज बनेगा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर कहीं कितने दूर पे, इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्या
कि मान लीजिए कि वही ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू कितना है 1.5 और इसकी थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब की बार भी ऑब्जेक्ट भी वैसे ही रखी हुई है, कितने दूर पे सरफेस से ऑब्जेक्ट रखी हुई है भाई, तो 20 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब की बार जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का दिया हुआ ये कितने का 2 का। अब की बार ये एयर नहीं है, अब की बार ये कोई और ही मीडियम है जिसमें हमने इस पूरे सिस्टम को लगा दिया है। अब आपसे कहेगा कि बताओ भाई शिफ्ट कितना है, अब आपसे कहेगा कि बताओ कि शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट निकालने के लिए फिर से लगाओ शिफ्ट का फॉर्मूला। एस इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं, टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, कितना 30 इंटू 1 माइनस 2/1.5, एलसीएम लीजिए 30 इंटू 1.5 और 1.5 माइनस कितना 2, 30 इंटू 1.5 में से 2 जाएगा तो माइनस 0.5 बचेगा और नीचे कितना 1.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, 5 से 3 बार में काटिए, 3 से 10 बार में काटिए, माइनस के साथ आएगा कितना -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो कि इस ऑब्जेक्ट से अगर इंसिडेंट रे जाएगी तो ऐसे जाएगी, और शिफ्ट जो हुआ है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पर यहां पर बना है इसका फाइनल इमेज IF, यहां से कितना दूर पे 10 सेंटीमीटर पे। तो शिफ्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब शिफ्ट पॉजिटिव आया था, इसका मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट था, और शिफ्ट का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट था। ये थी किसकी लेटरल शिफ्ट की कहानी। इस लेटरल शिफ्ट के कहानी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो लेटरल शिफ्ट होगा जब हम लोग ग्लास से किसी चीज को देखते हैं, आप लोग देखिएगा बचपन में या देखे होइएगा कभी कि जब हम किसी कांच के स्लैब के पास अपने उंगली को पीछे में रखते हैं या पेंसिल को रखते हैं, हमको लगता है क्या कि जितना दूर कांच के सामने है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा उंगली इधर खिसक गया है और ऊपर नीचे का उंगली सेम है। ऐसा देखे हैं आप लोग कभी? नहीं देखे हैं तो घर पे जाइएगा, आपके पास कुछ नहीं होगा तो नटराज का मोटा वाला स्केल होगा, कांच वाला स्केल होगा, उस स्केल को अपने उंगली के सामने रखिएगा तो जितना दूर में ग्लास रखेगा आपको लगेगा कि आपकी उंगली उतना दूर शिफ्ट हो गई है। तो शिफ्ट हो गई है तो कितने दूर शिफ्ट हुई है, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ध्यान दीजिएगा कि थिकनेस जितना ज्यादा रहेगा शिफ्ट आपको उतना ज्यादा दिखेगा, और अगर स्केल का बात करेंगे तो स्केल की थिकनेस बहुत कम होती है तो वहां पर शिफ्ट भी आपको क्या दिखेगा, कम दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन दिखेगा, क्योंकि देखो थिकनेस और शिफ्ट प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा शिफ्ट। अब सवाल उठता है क्या कि अगर एक ही ग्लास है तब मान लीजिए कि अगर 2-3 ग्लास दे दिया जाए और 2-3 ग्लास दे दिया जाए और तब पूछे कि बताओ कि फाइनल शिफ्ट कितना होगा, दोनों तीनों ग्लास का थिकनेस अलग अलग दे दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे दिया जाए। जैसे ऐसे देखिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए, ऐसे कह दिया जाए क्या कि भाई अपने पास 2-3 ग्लास है, मान लो एक ग्लास है ऐसा, थिकनेस T1, दूसरा ग्लास है ऐसा, इसका थिकनेस T2, और तीसरा ग्लास है ऐसा, इसका थिकनेस T3। ठीक ना? इस सब के बीच का डिस्टेंस भी अलग अलग है। इसका थिकनेस आपको कह दिया कितना T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1, इसका थिकनेस आपको क्या कह दिया T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ2, इसका थिकनेस क्या कह दिया आपको T3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या कह दिया μ3। बात समझ में आ रहा है? अब आपको कहेगा क्या कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए भैया, कहां पे, यहां पे रख दिए ऑब्जेक्ट, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट का लेटरल शिफ्ट क्या होगा। तो शर्त है कि यहां का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माने और यहां का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू ही रहे, बात समझ में आ रहा है, इस बीच में हर जगह हवा ही रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहे, तो आपसे कहा जाएगा क्या कि जो टोटल शिफ्ट होगा ये क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट प्लस थर्ड शिफ्ट प्लस अगर और भी रहे तो और भी। अब देखिए कि किसी के कारण हो सकता है कि आपका शिफ्ट पॉजिटिव आए, किसी के कारण हो सकता है कि शिफ्ट क्या आए, नेगेटिव आए। हर शिफ्ट का अगर आप अलजेब्रिक सम ले लीजिएगा, इसके कारण निकाल लीजिएगा, μ1 T1 पता है, सराउंडिंग का पता है, μ2 T2 पता है, सराउंडिंग का पता है, S2 निकल जाएगा, μ3 T3 पता है, सराउंडिंग का निकल जाएगा। जब सारे का आप अलजेब्रिक सम ले लीजिएगा
तो जो नेट शिफ्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका टोटल शिफ्ट हो जाएगा बाय डिफरेंट ग्लास स्लैब। इसके लिए शर्त ये है कि शुरू वाला मीडियम और अंत वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल मीडियम होना चाहिए, बीच में कुछ भी रहे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक लेटरल शिफ्ट की छोटी सी कहानी थी आपकी, जिसमें आपने देखा क्या कि लेटरल शिफ्ट जो है वो लेटरल शिफ्ट कितने के बराबर में होगा, थिकनेस इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास के जगह कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। इस फॉर्मूले में आपको ध्यान इस बात का रखना है, केवल कि ध्यान इस बात का रखना है क्या कि सरफेस के दोनों तरफ जो मीडियम होगा वो कैसा मीडियम होना चाहिए, सेम मीडियम। दूसरी बात, शिफ्ट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब जो शिफ्ट हुआ है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और शिफ्ट का वैल्यू अगर नेगेटिव आया इसका मतलब जो शिफ्ट हुआ है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीजें मैंने आपको क्वेश्चन से भी दिखाया, एक में शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, और एक में शिफ्ट का वैल्यू नेगेटिव आया तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि इस पूरे ऑप्टिक्स में डिस्टेंस का एक खास बात है। इसमें एक खास बात यह है कि इस शिफ्ट में तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, एक्स जिसको हम लोगों ने एक्स माना है, इस फॉर्मूला में जिसको हमने एक्स माना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस से, शिफ्ट में इसका कोई रोल ही नहीं है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए शिफ्ट आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए शिफ्ट आपको इतना ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि शिफ्ट के लिए जो है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने इसमें एक्स माना है, डज नॉट इफेक्ट द शिफ्ट। इस शिफ्ट को ये इफेक्टेड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए इससे शिफ्ट इफेक्टेड नहीं हो रहा है। बस शर्त क्या है कि दोनों तरफ का मीडियम कैसा रहे, सेम रहे। बात समझ में आ रही है? तो शिफ्ट का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको देख के, बहुत ही आसान चीज है। अब यहां पर हम लोग शिफ्ट को करते हैं खत्म। रिफ्रैक्शन का ही ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने लेटरल शिफ्ट निकालना सीखा कि लेटरल शिफ्ट कैसे निकाला जाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कि दो सरफेस लिया, दोनों सरफेस के लिए हम अलग अलग रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाया, और लास्ट में दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया तो हमको ये शिफ्ट एस का वैल्यू निकल के मिल गया। शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा भाई, कि जो शिफ्ट होगा थिकनेस ऑफ द ग्लास 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस फॉर्मूला का यूज किए, शिफ्ट पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट, और नेगेटिव शिफ्ट का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट। आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आइएगा। देखो